नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों पर बातचीत करते हैं और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे साथ अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और आपके सभी सवालों को तो सुलझाते ही हैं और साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो बनाने में भी हेल्प करते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। अगर आपका भी योर मनी से रिलेटेड या फिर कोई पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल है तो उस पर आप बातचीत कर सकते हैं। ये तमाम नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आस्क आवाज योर मनी, ये हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और yourmoney@nw18.com ये हमारा मेल आईडी है जिसके ज़रिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हमारे गेस्ट से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। आज हम इस खास पेशकश में बातचीत करने वाले हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट सर से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो विरल सर, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। खास तौर पर आप स्टूडियो पे आए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है रिटायरमेंट को लेकर, और रिटायरमेंट में इंपॉर्टेंट तरीके से कैसे म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करें। तो आमतौर पे आप रिटायरमेंट प्लान ले लेते हैं, आप इक्विटीज़ में डायरेक्टली चले जाते हैं रिटायरमेंट प्लान के लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए इसका कैसे इस्तेमाल करना है इस पर हम खास चर्चा करेंगे विरल सर से। तो विरल सर, म्यूचुअल फंड को लेकर किस तरह से प्लानिंग की जाए, कैसे उसका रेशियोज तय किए जाएँ, कितना ब्लेंड होना चाहिए, कैसे सब सेट किया जाए कि आपका फ्यूचर प्लान ठीक से बन पाए, तो कैसे इसका पूरा तरीका रहेगा? शुक्रिया सुमित जी, आपने शो पे बुलाया। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी क्यों चाहिए। अभी जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो रिटायरमेंट में एक मैं ना हमेशा चीज़ कहता हूँ सुमित जी कि जनरली लोग जब इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली समझते हैं और करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में ऐसे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन हो गई, बच्चों की शादी हो गई, राइट, घर खरीदना है, बाहर घूमने जाना है, ये सब की प्लानिंग करते हैं। बट रिटायरमेंट एक ऐसा गोल होता है कि जिसकी प्लानिंग वो लोग नहीं करते हैं। और नहीं करते हैं वो तो चलो ठीक है, वो नहीं करते हैं, करनी चाहिए। बट मैं हमेशा ये कहता हूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा प्लानिंग है कि जब आप 60 साल के होंगे या तो जब आप काम करना बंद करेंगे, आपको सारे गोल्स के लिए आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको पैसे मिल जाएंगे, लोन मिल जाएगी। बट एक रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा गोल है जो आपको उसके लिए कभी भी पैसा मिलेगा नहीं, लोन मिलेगा नहीं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और सबसे पहली चीज़ है, वो करनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करते हैं कि एक परसेंटेज जो है, यानी सेविंग्स का जो परसेंटेज है उसमें हम बाकी सारे गोल्स के लिए हम इंपॉर्टेंस देते हैं। और सिमिलरली हमको रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 60 साल से लेकर 80 साल तक अगर मैं वो 20 साल अगर मैं मेरी जीने की उम्र में रखूँ 80 साल तक, तो 60 साल से लेकर 80 साल तक मुझे रेगुलर इनकम चाहिए होगी। तो रेगुलर इनकम मुझे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा कि जिससे मैं वो 60 साल से लेकर 80 साल तक मैं रेगुलर इनकम ले सकूं। तो वो रेगुलर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ साइंस, जो मेडिकल लाइफ साइंस है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुआ है। ऐसे ऐसे बीमारियां हैं जो क्योर हो रही है, तो मैं शायद से ज़्यादा भी जी सकता हूं। अभी मैं ये सोच रहा हूं कि मैं शायद से 70 साल के लिए प्लान करूं या 80 साल के लिए प्लान करूं, बट पॉसिबल है कि मैं 100 साल भी जी सकता हूं। तो ये जो मेरी जो जीने की क्षमता भी है वो भी बढ़ चुकी है, लाइफ साइंस भी बढ़ चुका है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग उसके वजह से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बातों का इंपॉर्टेंट हमेशा हमको याद रखना है जब मैं रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए सोचता हूं। नहीं, रिटायरमेंट प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी की उम्र में इसको किया जाए उतना ही बेहतर भी होता है। लेकिन दूसरा हिस्सा आता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या उपयुक्त रहेगा, क्या किस चीज़ का ब्लेंड कितना होना चाहिए, कितना रिटायरमेंट प्लान हो, कितना आपके रिटायरमेंट प्लान्स आपने ले रखे हैं, कितनी इक्विटीज़ में आ गए, और म्यूचुअल फंड इसका रोल कहाँ आता है, ये कैसे रोल प्ले करेगा? श्योर। देखिए सुमित जी, इसमें पहले तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग की जब बात करते हैं ना, तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आपकी अमाउंट आपको याद रहनी चाहिए कि कितनी अमाउंट आपको लगेगी, यानी जो उसको कहते हैं बैकवर्ड कैलकुलेशन। अभी आज के एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 60 साल में, अगर मैं अभी 30 साल का हूं और 30 साल के लिए मुझे प्लान करना है, यानी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है मुझे, तो मैं 60वें साल में मुझे ये जो मेरी 30,000 के जो मेरे एक्सपेंसेस है, 30,000 का मैं एक्सपेंस लेकर चलता हूं, वो प्रॉब्ली 90,000 बन जाएंगे 30 साल के अंदर, राइट।
सो 3 गुना 4 गुना अगर मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो मुझे एवरी मंथ मुझे अगर 90,000 की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो अमाउंट जो है वो अमाउंट हमको डिफाइन करना है कि मुझे रिटायरमेंट जब मैं लेता हूं, रिटायरमेंट मेरी जब शुरू होगी तो मुझे कितने पैसे लगेंगे, मेरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से कितने मुझे निकालने होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, मुझे कितना परसेंटेज मुझे रिटायरमेंट के लिए देना है वो भी मुझे निश्चित करना है, क्योंकि सिर्फ रिटायरमेंट नहीं, बाकी भी सारे गोल्स होंगे। तो कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए करूंगा। और तीसरी चीज जो आपने पूछी कि मेरा ब्लेंड क्या होगा, तो अगर मैं यंग हूं, मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग समझ ली है, इंपॉर्टेंट समझ लिया है, तो मुझे कितना परसेंटेज, यानी अगर मैं 30 साल में ही शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इक्विटी का एक्सपोजर 70 to 80% मेरा इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए और 10 to 20% मैं डेट एलोकेशन कर सकता हूं मेरे रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारे पहलू और आपके खर्च और आपकी गोइंग फॉरवर्ड किस तरह एक्सपेंसेस रहते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, अदर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी आप कॉल्स लेंगे। चलिए, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं। पहले दर्शक हैं वीरेंद्र जी, हमारे साथ वडोदरा गुजरात से मौजूद भी हैं। तो वीरेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? यस, नमस्कार सर। एक्चुअली मैंने मेरा जितना भी फंड है वो फंड मैंने आपको भेजे हुए हैं जी। और जिसमें करंटली मेरी SIP चल रही है, मैंने वो भी लिख के दिया है। Currently, I am investing around 15,000 rupees, and I can also increase till 25,000 or Okay. more. But 25,000 per month, right? Yes, yes. Okay. उससे ज्यादा भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। Okay. और मेरा 10 साल में गोल 1 CR का है। 1 CR का है, ओके। तो विरल सर, 15-15.5 हज़ार रुपए की ये SIP चल रही है, इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 10 लाख का है और 10 साल में 1 करोड़, ये लक्ष्य कोई बहुत बड़ा इन्होंने नहीं साधा है जो इनको आसानी से मिल भी सकता है। अगर ये, क्योंकि अपनी SIP को 25,000 रुपए तक या उससे ज़्यादा तक भी बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? वीरेंद्र जी को, यानी उनका मैं जब क्वेश्चन समझ रहा था, पढ़ रहा था, तभी मेरे ध्यान में आया कि उन्होंने एक फंड लेके रखा हुआ है, SBI का ब्लू चिप फंड जो है IDCW वाला ऑप्शन, यानी ग्रोथ में नहीं किया है, डिविडेंड पे आउट वाले ऑप्शन में किया है। तो वो उन्होंने क्यों किया है वो थोड़ा सा एक मेरे ध्यान में आया, पहले तो ये पॉइंट वो मुझे समझना था। बट ठीक है, अभी जो उनका क्वेश्चन है मेन कि करंट SIP 15,000 के आसपास 15,500 की वो कर रहे हैं और बाकी फंड काफी अच्छे हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी काफी उन्होंने अच्छा करके रखा हुआ है, सारे डिफरेंट कैटेगरी और फंड हाउस में उन्होंने एलोकेशन किया हुआ है, राइट। सजेशन सबसे पहला ये रहेगा फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही जो उनका SBI ब्लू चिप वाला जो IDCW वाला जो ऑप्शन वाले में उन्होंने डिविडेंड वाले ऑप्शन में किया है, उन्होंने उसमें वो 4,000 रुपए डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो 4,000 से 2,000 वो कम कर दे और वो जो 2,000 रुपए हैं, 2,000 कम करके जो 2,000 है वो या तो वो निप्पॉन के जो फंड है उनका एग्जिस्टिंग फंड उसमें 1,000 ऐड कर ले और कोटक के फंड में वो 1,000 ऐड कर ले। तो लार्ज कैप में से मैं 2,000 कम करने की सजेशन दे रहा हूं और 1,000 जो 2,000 कम करके जो 1,000 होंगे वो एक्सिस या तो निप्पॉन में वो कोटक या तो निप्पॉन में वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। करंट पोर्टफोलियो अगर मैं देखूं जो SIP अमाउंट वो कर रहे हैं तो कम से कम वो यहां से वो 66 लाख 66 लाख वो जुटा पाएंगे। तो 1 करोड़ का तो जो टारगेट है वो नहीं हो पाएगा। और हालांकि उन्होंने कहा है कि वो 9,000 की SIP और बढ़ाएंगे, अपनी SIP वो 25,000 तक बढ़ाना चाहते हैं, तो भी वो 87 लाख तक ही पहुंच पाएंगे। तो वो शॉर्टफॉल रहेगा कम से कम 13 लाख का। तो वो 13 लाख का शॉर्टफॉल अगर पूरा 1 करोड़ अगर उनको अचीव करना है तो कम से कम 30,000 की SIP उनको करनी पड़ेगी। तो मतलब ये टोटल जो 15,500 इसको डबल करना पड़ेगा, राइट? एब्सोल्युटली। तो अगर मतलब मैं समझा था कि वो शायद 25,000 रुपए एडिशनल डालना चाह रहे हैं, तो अगर वो 25,000 एडिशनल नहीं भी डालना चाह रहे हैं तो 15,000 की SIP अगर और ऐड कर लेते हैं तो वीरेंद्र जी आपका 1 करोड़ का जो गोल है वो तब अचीव हो पाएगा। और जो थोड़े से चेंजेस हैं, क्योंकि आपके फंड्स यूजुअली सारे बेटर साइड पर ही हैं, तो एक फंड के अंदर थोड़ा बदलाव विरल सर ने आपको सजेस्ट किया है, आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, उसमें 1,000 2,000 की SIP कम करके बाकी दोनों फंड्स के अंदर अपनी SIP को ऐड कर लीजिए, तो ये गोल को ईजिली आप अचीव भी कर सकते हैं। अब चलते हैं कटक, वहाँ हमारे साथ सुशांता मिश्रा जी मौजूद हैं। सुशांता जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार सर। नमस्कार सुशांता जी। सर
सर मैं 2012 से एसआईपी कर रहा हूँ ओके एंड मेरा जो डिटेल्स तो मैं आपका सब शेयर कर चुका हूँ। हाँ, तो उसमें से सर मेरा और मेरा मिसेस का दोनों का अभी एसआईपी चल रहा है 1 लाख रुपीज पर मंथ। ओके तो मेरा 45,000 है, मेरा मिसेस का 55,000 है। ओके तो फंड डिटेल्स मैंने दिया हूँ, मेरा प्रेजेंट कॉर्पस जो है 1.6 करोड़ है ओके दोनों का। तो अब आप And, क्या टारगेट लेके चल रहे हो सुशांता सर? सर मैं एक्चुअली बाकी मेरा पीपीएफ में है, ईपीएफ में है, मेरा एफडीबी में डिटेल्स आपका शेयर। मेरा सर टारगेट है भाई, अभी जो एसआईपी चल रहा है उसमें सर का मेरे को सजेशन चाहिए कि वेदर आई वुड लाइक टू मेक एनी चेंजेस इन दैट प्रेजेंट पोर्टफोलियो और ना उसमें मैं सेम में कंटिन्यू करूं, बिकॉज Okay. आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट फॉर अनदर 10 years। चलिए सुशांता जी, 10 साल में पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप पिछले 11 साल से बाजार के साथ बने रहे और इतने टर्मोइल्स, अपडेट्स, दुनिया भर की दिक्कतों के बावजूद भी आपने एसआईपी को मेंटेन रखा। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छी रणनीति आपने फॉलो की है। और विरल सर, अच्छा कॉर्पस है, 1.5 करोड़ का कॉर्पस है, 10 साल के लिए ये और निवेश करना चाह रहे हैं। पोर्टफोलियो आपके सामने है ही, आपको भेजा ही गया है और पुराने समय से मार्केट में है, इन फंड्स को मेंटेन कर पा रहे हैं। अब आप क्या राय रखते हो इनके लिए? मैंने सुशांता मिश्रा जी का पोर्टफोलियो देखा सुमित जी। यही बात मैं एक थोड़ा सा ये भी कहना चाहता था कि हम जब म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड से भी रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। एसआईपी की अमाउंट आप लगातार बढ़ते रहिए। म्यूचुअल फंड में एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जो रिटायरमेंट फंड्स आते हैं डेडिकेटेडली रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते, यहाँ पे सुशांता जी तो काफ़ी अच्छी तरीके से डिसिप्लिन उनका मेंटेन किया है, तो उनके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट फंड्स की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी को, अगर वो डिसिप्लिन नहीं रख सकते और रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, तो डेडिकेटेडली रिटायरमेंट फंड जो अवेलेबल है सॉल्यूशन कैटेगरी में म्यूचुअल फंड के, वो देख सकते हैं। पोर्टफोलियो उनका काफी सही है। हालांकि सिर्फ एक जो वाइफ का उनका जो पोर्टफोलियो है सुशांता मिश्रा जी का, उसमें एक्सिस के 2 फंड है, ब्लू चिप और मिड कैप। मेरी राय ये रहेगी ब्लू चिप से निकलकर आप कोई दूसरे जो ब्लू चिप फंड है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। एक ही एएमसी के 2 फंड मत रखिए। एक्सिस का मिड कैप फंड आप उसको बढ़ा सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ब्लू चिप में से निकलिए। पोर्टफोलियो काफी सही है। पोर्टफोलियो में यही है कि 10 साल में, यहां से अगर मुझे 10 साल में अगर मेरा ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में अगर कंटिन्यू करूं, जो कॉर्पस जब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तब से और अभी का जो एडिशन और आगे आएगा, तो 10 साल पॉइंट ऑफ व्यू से कम से कम 8 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस वो जुटा पाएंगे यहां से 10 सालों में। यही इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कंटिन्यू किया और यही पोर्टफोलियो कंटिन्यू किया तो 12% अनुमान से। रही बात उनके डेट पोर्टफोलियो की, क्योंकि उन्होंने एफडी, ईपीएफ और पीपीएफ में भी कर रहे हैं, तो काफी कॉम्बिनेशन अच्छा है। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 70-80% इक्विटी साइड पे है और 20-30% जो है वो डेट साइड में है। तो डेट पोर्टफोलियो से भी वो कम से कम 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास वो जुटा पाएंगे आने वाले 10 सालों में। तो कम से कम ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है 10 साल में 10 करोड़ का बन सकता है उनका ओवरऑल जो वो पोर्टफोलियो वो बता रहे हैं उससे। तो 10-10.25 करोड़ रुपए के आसपास आप जुटा लेंगे अपने पूरे पोर्टफोलियो के साथ सुशांता जी, और बढ़िया रणनीति, बढ़िया पेशेंस के साथ आप बने रहे हैं, तो वो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस जो आपको विरल सर बता भी रहे हैं। अजय चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं अब असम से बातचीत करने के लिए। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार चौहान साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैंने एक्चुअली अपना पोर्टफोलियो सेंड किया है रिव्यू के लिए। तो मेरे पास है मेरा एसेट का ब्लू चिप इक्विटी फंड 1000 कर रहा हूँ सर। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, ये भी 1000 का है। टीजीआई में इंडिया मिड कैप 1000, टाटा स्मॉल कैप 1000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000 जी। और एक सर निपॉन इंडिया का वेल्थ क्रिएशन है, इसमें लमसम मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है। ओके। सर 15 से 20 साल का टाइम हॉरिजन है और टारगेट है सर 1 CR का। ओके, 15 से 20 साल का आपका होराइजन है और 1 करोड़ का आप कॉर्पस लेके चल रहे हैं। आपकी अभी की एग्जिस्टिंग एसआईपी 5,500 की है, राइट? 6,500 की है सर। 6,500 की, और प्लस आपका 1 लाख का एक बल्क म्यूचुअल फंड भी आपने ले रखा है, एग्री? यस चलिए, तो विरल सर 6,500 की एसआईपी के हिसाब से ये अगले 15 से 20 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस लेकर चल रहे हैं। उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन बदलाव करने की जरूरत है? अजय जी को अगर मैं देखूं उनका पोर्टफोलियो, उन्होंने एक वेल्थ क्रिएशन का नाम लिया,
हालांकि हम बात कर ही रहे हैं सुमित जी सॉल्यूशन ओरिएंटेड और रिटायरमेंट फंड के बारे में, तो ये जो वेल्थ क्रिएशन वाला फंड है वो उनका डेडिकेटेडली रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किया हुआ है, जिसमें वेल्थ क्रिएशन करके एक ऑप्शन आता है जो प्योरली इक्विटी में है। तो अजय जी को मैं ये कहना चाहूंगा, आप डेफिनेटली उसको रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करिए, और फिर आप रिटायरमेंट जब आपकी हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, एनपीएस जो एक रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम निवेश करते हैं, या तो हम ईपीएफ या तो हम पीपीएफ को देखते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी आप ये जो रिटायरमेंट फंड आपने जो किया है उससे आप एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉवल आप ले सकते हैं, ठीक है, और आप अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट और कितने परसेंटेज से आपको एवरी मंथ आपको वो विड्रॉवल ले सकते हैं। बाकी रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा है, तो मेरा कहना और सजेशन यही रहेगा कि आपके जो फंड में, आपके पोर्टफोलियो के फंड्स में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी फंड्स को ऐड करना चाहिए। तो आप स्मॉल कैप को थोड़ा कम करिए, 3 स्मॉल कैप फंड है तो आप एक ही स्मॉल कैप फंड रखिए। आप आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप को ऐड करिए, पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप आप ऐड कर सकते हैं, आप मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं, कॉन्ट का एक एक्टिव करके एक फंड है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऐसा रखिए। हालांकि आपका जो पोर्टफोलियो है, आप अगर यही कंटिन्यू भी करेंगे और अगर मैं 12% अनुमान लगाकर चलूं तो आप कम से कम 20 सालों में 1 करोड़ 15 लाख तो आप आसानी से जुटा पाएंगे। तो आपका जो टारगेट है 1 करोड़ का, तो वो तो आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे आप 15-20 सालों में। 15 सालों में आप अचीव नहीं कर पाएंगे, 20 साल में आप 1 करोड़ का लक्ष्य आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। बट पोर्टफोलियो को अगर मैं देखूं तो पोर्टफोलियो में चेंजेस ये बनता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाता है तो स्मॉल और मिड कैप में काफी नेगेटिविटी आ सकती है। तो पोर्टफोलियो को बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप को आप ऐड करिए। तो थोड़ा बहुत फेरबदल आपको बताया गया है अजय जी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 1 करोड़ प्लस के कॉर्पस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। सही रणनीति पर है, सही ट्रैक पर है। 12 साल की दर को रखा है विरल सर ने ध्यान में। यूजुअली ये 15-17 भी जाता है, लेकिन हम 12 ही मानते हैं ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। तो अगर ये रेट भी लेंगे तो भी आप अपना कॉर्पस 1.25 करोड़ के आसपास अचीव कर सकते हैं 20 सालों में। तो आप थोड़े बहुत चेंजेस को देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। विरल सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही साथ कुछ और सवाल भी हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस बाद। आप देख रहे हैं योर मनी और हम योर मनी में बातचीत कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर, किस तरह से आप म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में, और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिलवा रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज विरल सर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और विरल सर से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुजरात से हैं। पीयूष पटेल सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पीयूष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा पोर्टफोलियो है 2,40,000 अभी। ओके। और मेरे फंड में अभी 5 फंड है और 20 साल तक का मेरा नजरिया है जी, वो 1.5 करोड़ का। ओके। तो वो हो पाएगा या नहीं, वही जानना है। और मेरा जो पोर्टफोलियो में 5 है फंड, वो सही है या नहीं है? आपकी मंथली एसआईपी अभी 15,000 रुपए के आसपास चल रही है, राइट पीयूष जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू करीब 2,40,000 रुपए है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो विरल सर 20 साल में 1 या अब 1.5 करोड़ का एक कॉर्पस तलाश रहे हैं। 2.5 लाख का इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, 15,000 की एसआईपी है। कितनी इंक्रीमेंटल एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है, क्या बदलाव की जरूरत है? पीयूष जी को सजेशन यही है कि उनका जो टारगेट है वो आसानी से वो अचीव तो कर पाएंगे। कम से कम 20 सालों में 1 करोड़ 60 लाख का जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। तो टारगेट तो अचीव हो जाएगा। पोर्टफोलियो में एक बदलाव की जरूरत है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड जो है, क्योंकि एसबीआई के उनके 2 फंड्स हैं और मैं कहता आ रहा हूं कि पोर्टफोलियो में एक ही एमसीज के 2-3 फंड मत रखिए, ओवरलैपिंग होने के चांसेस है। तो वो ओवरलैपिंग नहीं करना है और एसबीआई के फंड को चेंज करके पीपीएफएस का जो फ्लेक्सी कैप है उसको ऐड करिए और उसको कंटिन्यू करिए आपका 20 सालों तक। तो आपका जो लक्ष्य है वो आप आसानी से 12% अनुमान भी मैं लगा के चलूं तो 1 करोड़ 60 लाख आप अचीव कर पाएंगे। तो आप पीयूष जी, आपके लिए राय है कि आप फिलहाल तो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में रहेंगे, बट वो एसबीआई के फंड, क्योंकि एक ही एएमसी के 2 फंड हैं और आमतौर पे विरल सर ये मना करते हैं कभी भी आप एक एएमसी के 2 फंड ना रखें, क्योंकि उससे जो सिस्टमैटिक फेलियर अगर कभी हुआ
किसी फंड में तो वो दोनों में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस लिहाज से आप हमेशा डाइवर्सिफाई करके रहिए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा अच्छा है, तो आप एक फंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप बने रहिए। आपका जो गोल है वो ईजिली अचीवेबल भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब विरल सर, टॉप 4 फंड्स आपकी तरफ से आज कौन से हैं? सुमित जी, 4 फंड्स जो है वो HDFC का फोकस फंड, बहुत ही फोकस पोर्टफोलियो, 20 से 30 स्टॉक्स के बीच में ही वो इन्वेस्ट करते हैं, तो फोकस कैटेगरी है और डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तीनों कैटेगरीज में, लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में डाइवर्सिफिकेशन करके वो फोकस की कैटेगरी बनाकर पोर्टफोलियो बनाते हैं। फिर आज हमने रिटायरमेंट और म्यूचुअल फंड की बात की, तो एक निपॉन का रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है, वो डेफिनेटली देख सकते हैं। उसमें 3 कैटेगरीज हैं, वेल्थ क्रिएशन भी आप ले सकते हैं, यानी एक एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, तीनों कैटेगरी मिलती है तो निपॉन का रिटायरमेंट सेविंग फंड। और उसमें आपको टैक्स सेविंग भी मिलती है, आप ELSS पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टैक्स सेविंग भी करना है तो वो निपॉन रिटायरमेंट सेविंग में आप कर सकते हैं। तीसरा फंड है कॉन्ट का टैक्स, अगर आपको प्योर डेडिकेटेडली कोई टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो कॉन्ट का टैक्स सेवर फंड है। और एक मिड कैप फंड में व्हाइट ओक का एक मिड कैप फंड है, 1 साल हुए हैं उनको AMCs को, काफी अच्छी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। मिड कैप कैटेगरी में आप व्हाइट ओक का मिड कैप देख सकते हैं। तो 4 फंड आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप नया निवेश शुरू करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, कोई फंड ढूंढ रहे हैं, तो आपके सामने 4 फंड हैं। HDFC का फोकस 30 फंड, क्वांट का टैक्स प्लान, व्हाइट ओक मिड कैप फंड और निपॉन रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। इसमें रिटायरमेंट से रिलेटेड और साथ साथ टैक्स सेविंग दोनों बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये 4 फंड, इनके आप फोटो खींच सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया विरल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब दिलवाने के लिए और हमारी अलग अलग कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे मदद करने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।